हाल ही में हनुमान बेनीवाल द्वारा जो महापंचायत के दौरान भैराणा धाम के अंदर जो बयान दिया गया था पूरे मंत्रिमंडल के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, उसके बाद सियासी पारा तेज हुआ और राजस्थान की सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया। लेकिन बहरहाल अब हनुमान बेनीवाल ने जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया था कि कहीं न कहीं इनका जो है सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उसके बाद जो है हनुमान बेनीवाल ने नोटिस भेजा। इन सब चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं मदन प्रजापति जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल ने महापंचायत के दौरान पहले तो वो बयान दिया, उस बयान को आप कैसा देखते हैं कि पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी के लिए? देखिए, जो बयान दिया था हनुमान बेनीवाल जी ने, ये बयान हनुमान बेनीवाल जी की जो अभद्र भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के लिए की है, ये उनके व्यक्तिगत संस्कार और उनके परिवार के संस्कारों को दर्शाते हैं। क्योंकि राजस्थान की राजनीति भाषा की मर्यादाओं के अंदर रह के की जाती है। राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सीमित भाषा में और भाषा की मर्यादाओं के अंदर बात की जाती है। अब हनुमान बेनीवाल जी की जो राजनीति है, वो केवल अभद्र भाषा पे ही टिकी हुई है। केवल वो बड़े लोगों को पकड़ के गाली देके अपनी राजनीति चलाना चाहें या अपनी दुकान जमाना चाहें, तो वो अलग विषय है, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो शब्द उन्होंने बोला है, वो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्रिमंडल के लिए नहीं बोला, वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अपमान है। सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल जी को राजस्थान की जनता से अपने द्वारा बोली गई अभद्र भाषा पे माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी देना और राजनीति में कहीं न कहीं एक दिशा अलग होती हुई जा रही है, क्योंकि एक समय था जहाँ राजनीति एक भाषा शैली संयम होती थी। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी का खुद का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक जनाधार नहीं है। जब भी वो चुनाव लड़े, पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े। उसके बाद में उन्होंने गठबंधन करा। कभी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, कांग्रेस के साथ किया। इस बार बिना गठबंधन के चुनाव लड़े और वो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए। उसकी खींच कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जी के मन में है, और वही हताशा और निराशा जो है, वो साफ झलकती है हनुमान बेनीवाल जी की। क्या ये खींवसर की हार का कहीं न कहीं खामियाज़ा वो तो अब वो ज़्यादा बताएँगे और राजस्थान की जनता ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती है उनको। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए बयान दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इस तरीके की भाषा जो लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद नोटिस भेज दिया गया, हनुमान बेनीवाल ने भेजा है उनके तीनों जगह जो आवास हैं प्रदेश अध्यक्ष के। हनुमान बेनीवाल जी ने जो नोटिस भेजा है, वो नोटिस का जवाब हम पढ़ के और पूरा करके देंगे। देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो तय करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी जैसे नोटिस आते रहते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को किसी ने या राजस्थान की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की कोई ऐसी भाषा की मर्यादाओं को कभी उन्होंने पार नहीं किया है। सभ्य भाषा में बात करते हैं, सभ्य तरीके से करते हैं। अब उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को टारगेट करके अपनी राजनीतिक सियार बढ़ानी हो या अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाना हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ नोटिस का जवाब दिया जाएगा। और ये जो डराने की राजनीति है, जैसे वो बाकायदा कोई कुछ बोल दे, एकदम से डरा के अराजकता फैलाना या आपराधिक लोगों से उनको डरवाना, ये गलत बात है। मैं समझता हूँ राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए। तो तो क्या हनुमान बेनीवाल डराने की राजनीति कर रहे हैं इस समय जो राजनीति वो तो कर आप रहे हैं? देख ही रहे हो ना, कोई कुछ बोल दे, 50 लोग उसको गालियां दे रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया, हम थोड़ी कह रहे हैं, वो तो खुद ही पता है उनको। पर कोई आदमी डरने वाला नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल पर जो 5 महीने पहले प्रोटेस्ट किया था रियावाड़ी के अंदर, उन पे भी जो है एफआईआर हुई, उनके कार्यकर्ताओं पर राजस्थान एफआईआर। वो कह राजस्थान रहे हैं कि सियासी बदला लिया जा रहा है। देखिए, वो सियासी बदला नहीं कह सकते। तो कानून व्यवस्था राजस्थान की बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और कानून के मुताबिक सबको चलना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे मदन प्रजापति हो। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होगी। 2.5 साल हो चुके हैं, कैसा देखते हैं कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, ये जनहितैषी और जन कल्याणकारी सरकार है। जनता के जुड़े हुए मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देंगे। 24 जिलों के अंदर राजस्थान में दिन में बिजली मिल रही है। पेपर लीक माफियाओं के ऊपर नकेल कसी गई है। कानून व्यवस्था के एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप उठा के देखें, तो उनमें भी कमी आई है। राजस्थान के अंदर माफिया राज खत्म हो रहा है, और खुशहाली जिस तरीके से आ रही है, किसान को सशक्त बनाया जा रहा है, महिलाओं को समृद्ध बनाया जा रहा है, और युवा और दलितों के लिए जो सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूँ सही मायने में दलित, किसान और महिलाओं की सरकार है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक मैं आपको दे दूं
कि जो काम हो रहे हैं उसके पास तो विपक्ष के पास भी जवाब नहीं है। पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 साल का कार्यकाल सदन के अंदर टेबल किया था। तो विपक्ष के पास जवाब नहीं था, कुछ बात नहीं थी, संपूर्ण विपक्ष वॉकआउट कर दिया। हिम्मत होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 साल वर्सेस 2 साल, 2 साल वर्सेस 5 साल किया था, उसमें से 10% का भी जवाब देते तो मैं समझता हूँ अच्छा होता। लेकिन जिनके पास में जवाब नहीं है, आंकड़े नहीं है, उनका पूरा कार्यकाल आपस में लड़ाई झगड़ों के अंदर, कुर्सी बचाने के अंदर या गुटबाजी के अंदर निकला हो, जिन्होंने राजस्थान को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था कि खजाना नहीं था, माफिया राज हावी था, युवाओं के पेपर 19 परीक्षाएं हो रही थी, 19 के 19 पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के अंदर उन्हीं के लोगों के नाम आ रहे हैं। आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ तक हाथ गया। आपने देखा होगा कि एक दर्जा प्राप्त मंत्री 18.5 लाख रुपए लेता हुआ मंच पे पकड़ा गया। तो ये स्थितियां जो थी, आज भजनलाल जी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है और कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको चुन चुन के बाहर करने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने गलत तरीके से युवाओं की नौकरी पर डाका डाला था, उनको चुन चुन के बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आज अखबार के अंदर आता है कि इतने लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरी पाई थी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उस टाइम ये आता था कि आज ये पेपर हुआ, ये पेपर लीक हो गया। तो ये फर्क है दोनों सरकारों में। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जब पुरानी सरकारों में अगर पेपर लीक हुए थे, बड़े माफियाओं को अंदर करने की बात हुई, गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कहते आ रहे हैं कि करे ना अंदर, अभी तक कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं गया है। और भारतीय अभी हाल फिलहाल में नीट का पेपर बड़े तौर पर लीक हुआ, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं इस तरीके से। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षकों के सम्मेलन में ये कहा जाए कि बिना पैसों के ट्रांसफर नहीं होते, उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मौजूद थे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। जिस व्यक्ति ने आरपीएससी के अंदर अपने लोगों को बनाने के लिए आरपीएससी के अध्यक्ष को छुट्टी पे भेज दिया था, मत खुलवाइए ना, क्या कहेंगे। और रही बात पकड़ने की, तो आप मुख्यमंत्री के पीएसओ तक को पकड़ा गया है ना, और भ्रष्टाचार के मामले के अंदर एक मंत्री जेल के अंदर है ना, और जांच चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप थोड़ा सा संभल के रहिए। आपका जो भजनलाल शर्मा जी का जो कार्यों का डर है और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति है, उसको देखते हुए जो आपके चेहरे के ऊपर जो डर है, ये डर बना रहना चाहिए। संगठन में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार जी को बना गया, नियुक्त किया गया, उत्तराखंड में थे, अब राजस्थान भेजा गया, कैसा देखते हैं? मैं देखता हूँ अच्छी बात है। बहुत दिनों से संगठन महामंत्री जी का पद खाली था, वो आ रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और जब भी वो आएंगे कार्यकर्ता इस गुलाबी नगरी में पलक पावड़े बिछा के उनका इंतजार कर एक रहे हैं। अंतिम सवाल करूँगा, क्या नसीहत देना चाहेंगे राजस्थान में जिस तरीके से कई जो नेता हैं इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और युवा कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं, क्या कुछ संदेश जो देना जो चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन नेताओं के लिए, हनुमान बेनीवाल को अगर इस तरीके के वो बयान दें? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी के तो क्या मैसेज देंगे, नसीहत देंगे। वो अपने आप को एक जाति का नेता प्रस्तुत करते हैं, और मैं आपको सच्चाई बताऊं, हनुमान बेनीवाल जी जिस जाति के लिए बोलते हैं उस जाति के भी नेता नहीं है। आपने कभी हनुमान बेनीवाल जी के भाषणों में सुना है कि युवाओं को उन्होंने कहा है कि पढ़ाई लिखाई करो, आप पढ़ के समाज का नाम रोशन करो, कहीं आईएएस बनो, आरएएस बनो। वो युवाओं को किस तरीके से बरगला के और भ्रमित करके और अपराध की तरफ मोड़ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल जी अपनी जाति के लोगों के लिए अपने नहीं हुए। आप ये बताइए, खुद की जाति की बहन बेटियों को अभद्र भाषा में कौन बोलता है? राजनीति की जगह है। दिव्या मदेरणा जी किस जाति से आती हैं? ज्योति मिर्धा जी किस जाति से आती हैं? सुमित्रा सिंह जी किस जाति से आती थी? किसको बख्शा है उन्होंने? वो केवल क्या एक जाट नेता वही है क्या? वो कह रहे हैं मैं तो 36 कौम का नेता हूँ, मेरी अब पार्टी 36 कौम अब की है। 36 कौम की नेता तो राजस्थान की जनता ने बता दिया ना, क्यूसर में उनकी पत्नी चुनाव हार गई। 36 कौम का आशीर्वाद होता तो जीत जाती। उनके ऊपर उन्हीं की जाति के लोगों का आशीर्वाद नहीं है। आप बताइए ना, मैं कह रहा हूँ ना, कभी बयान निकालिए जिन्होंने इस राजस्थान के लिए, जो धरती पुत्र है, जो किसान कौम है, ईमानदार कौम है, उस कौम को गाली देने के लिए किसी मन से जाके देख लो। वो कभी कहते हैं मैं जाटों में पैदा हो गया इसलिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। उनकी खींच कई तरीके की है, वो देखते रहते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान बेनीवाल जी कोई नेता है क्या? उनके बात करना, चर्चा करना, मैं समझता हूँ एक अलग विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे मदन प्रजापति जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके से जो बयानबाजी हुई थी उस बयानबाजी को लेकर के हमने बातचीत करी, मुकर होकर के उन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।